कत्ल गारत और लूटमार के बाद एक आम आदमी पुलिस के चक्करों में फंस जाता है। अव्वल तो पुलिस एफआईआर काटती ही नहीं, लेकिन अगर कुछ दे दिलाकर या कहीं से प्रेशर डलवा के एफआईआर कट भी जाए तो यूँ समझिए कि उसके बाद असली जद्दोजहद शुरू हो जाती है। जद्दोजहद ऐसी कि इंसान कभी इस अदालत से उस अदालत और उस अदालत से इस अदालत तक भागता रहता है, और इस पूरे किस्से में महीनों नहीं बल्कि सालों और सालों नहीं बल्कि कई साल गुजर जाते हैं। इसके नतीजे में वो अपना सब कुछ बेच बाज कर या तो सड़क पे आ जाता है या कब्र की तरफ चला जाता है, लेकिन उससे फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। आज हम इस मौजू पे और इसके अलावा और मौजूआत पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में हुसूल इंसाफ के लिए इंसान को क्या तगदौ करनी पड़ती है। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं एक आम आदमी। आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसे बहुत से लोगों से मिलवाएंगे जो इंसाफ के मुतलाशी हैं। इस वक्त मैं एक खातून के घर आया जिनका नाम फातिमा है, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। बहुत कोशिश के बावजूद वो अपना घर बार छोड़ के किसी ऐसे इलाके में आके बस गई हैं अपने शौहर के साथ, ताकि क्योंकि उनकी जान को अभी तक ख़तरा है और वो यहाँ पे इसलिए आ गई कि वो किसी तरह से बची रहें और पता न चले उस आदमी का या उस शख्स को पता न चले कि लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि उसने अभी भी धमकी दी हुई है कि वो आके इनको मार डालेगा। आइए। कब ये हुआ वाकया, कैसे हुआ? गर्मी थी बहुत, तो मैं अपने घर से बाहर बैठी हुई थी। मेरे साथ एक बच्चा भी था, अभी छोटा सा, यानी कि 1 साल का था। जैसे मैं बाहर बैठी हुई थी तो मेरा दामाद जरा ना उस टाइम फिर चला गया। फिर उधर से घूम फिर के तो फिर आया। उसने तेज़ाब इतनी सी बोतल थी भरी हुई, पहले आके उसने मेरे को इधर इधर देखा है, देख करें कि कोई है या नहीं है। देख करें तो मैं बोला शायद जरा ना आ रहा है, तो मेरे को बोल रहा है जो मैं बैठी हुई है सास, चलो उनसे माफ़ी मांगूँ तो मेरे को मोकल देंगे। तो मैं यही सोचा था जो शायद वो ये बोलेगा। मुझे नहीं पता जो वो तेज़ाब लेके आया है या क्या लेके आया, उसमें जेब में था। तो जैसे बैठी हुई थी उसने इधर इधर देख के वो भागा मेरे से। उसने आ कर ढकती जल्दी जल्दी खोलते उसने मेरे ऊपर तेज़ाब डाल दिया। बच्चा भी मेरे साथ था, जरा ना उसके ऊपर भी गया है, मेरे ऊपर भी गया है। मेरी ये हालत की है, उसने देखा है। अभी तक भी मैं सही नहीं हूँ, अभी जरा ना ऑपरेशन कराने हैं। अभी ये भी बाजू पूरा जला हुआ है, ये साइड भी जली हुई है, ये टांगे भी जली हुई है। तो उसने जरा ना मेरे ऊपर जैसे तेज़ाब डाला, तेज़ाब डाल के उसने जरा ना बोतल भी उधर फेंक दी, अपनी जूती भी उधर डाल के फिर भाग गया। फिर जरा ना मेरे को अस्पताल लेके, मुझे नहीं पता जो मेरे को कहाँ लेके जा रहा है, क्या नहीं। तो फिर जरा ना मेरे को अस्पताल उधर उसने दाखिल करा दिया सरवर ने। तो बाद में मेरा मियाँ भी आ गया, तो उसने देखा तो मेरी हालत बुरी थी। फिर ऐसे जरा ना हमारा इलाज होने लगा। तो 2 साल मेरे 2 महीने में जरा ना मेरा इलाज हुआ है। फिर उनकी जरा ना धमकी आई थी मेरे दामाद की, बोला था जिस टाइम वे अस्पताल से फारिग हो के निकलेगी मैं इसको जरा ना गोली मार दूंगा। अच्छा, दामाद तो आपका था। ये बताइए कोई आपका आपस का झगड़ा है, क्या चक्कर है? जी, झगड़ा ये था जैसे वो नशा भी करता था, चोरी डकैती भी करता था। तो मेरी बेटी जरा ना उनको मना करती थी, बोलती थी ये काम नहीं करो। अच्छा, आपने एफआईआर कटाई थी? जी, एफआईआर कटाई थी। एफआईआर भी है। वो मौके पे भी आए थे, क्या नाम है, आयो साहब आए थे अस्पताल में, बयान भी ले गए थे। तो बयान इनसे लिया, बस ये पूछा, इससे पूछा जब यहाँ कौन कौन थे, क्या थे, किसने तेज़ाब डाला, तो इसने बोला भी दामाद ने डाला। तो दामाद का नाम एक खाली दिया, बाकी आगे यानी कि पूछताछ ज़्यादा नहीं करी। ठीक है भाई। फिर मैं बोलने लगा भी बाकी भी उसके साथ थे, तो उसने बोला नहीं आपके बयान नहीं चलेंगे, बयान उसे के चलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने फिर जाके एफआईआर भी बनाई, केस भी किया। उसके बाद अल्लाह यार को उसके बच्चे को भी उठवाया, ले गए थे। उसके बाद थाने पे रात को वहीं रखा, सुबह फिर वो छोड़ दिया। कि वजह समझ में नहीं आती कि इस मुल्क में क्या होता है। किसी भी महज़ब मुल्क में, पढ़े लिखे माशरे में, जब तक कि कोई चीज़ प्रूव ना हो जाए, कम से कम उसका कोई तो प्रोसीडिंग्स हो, कोई तो तरीका हो। ये लेके चले जाना, उसके बाद खुदा जाने
प्रेशर ऊपर से आता है कि रिश्वत चलती है, क्या होता है, और आप मुजरिम को फिर सड़कों पे भिजवा देते हैं। नतीजतन ये होता है कि वो फिर आपको धमकियाँ दे रहे हैं। जी, धमकी यूँ दे रहा है कि वहीं गोड में भी बोला, सबको बोल रहा है कि भी किसी ने उसका साथ दिया तो मैं गोड को जला दूंगा, किसी ने उसका साथ दिया तो उसको मार दूंगा। पास जाता भाई आपके पास कैसे कर रहे हैं आप? इतने लोगों को पालते भी हो, पैसे नहीं हैं, अदालतों के चक्कर, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बस क्या करें भाई, अब केस को भी चलाना, अब जान का भी खतरा है, अब कुछ नहीं करते, बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, तो फिर भी हमें कुछ नहीं हासिल है। बुरा ना मानिए तो पूछूं, जी, कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का कुछ पता नहीं होता, ये नसीब की बात है, ये हवाई रोज़ी है, कभी झाड़ी लगती है कभी नहीं भी लगती। आज तीसरा दिन है घर पे बैठा हूँ, छुट्टी है। मिस्त्री हैं आप? जी, मिस्त्री ये यानी कि चुनाई प्लास्टर करते हैं। लेकिन फिर भी कितना कमा लेते हैं? 15-20 हज़ार? हाँ, तकरीबन काम लगा रहे तो तकरीबन यानी कि 15-20 हज़ार बन जाता महीने का। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे अपील करूं। जी, हुकूमत से करूं, चीफ मिनिस्टर से करूं, पुलिस से करूं, वज़ीर आज़म से करूं, जजेस से करूं, कोई तो होगा पुरसाने हाल। मैं यहाँ इस वक्त न्यू कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी एक ऐसा केस हुआ है जिसमें इत्तेफाक की बात देखिए कि फ़ातिमा नामी खातून पर तेज़ाब फेंका गया है। इनकी क्या रूदाद है, इनके मुँह ज़बानी सुनेंगे और कब से ये केस लड़ रहे हैं, अदालतों में चक्कर काट रहे हैं, ये भी पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ आपका नाम भी फातिमा है? जी। अच्छा ये बताएंगे कब हुआ ये वाक़या आपके साथ? ये रोज़न को रोज़े का महीना था और असलम वो उसकी बीबी का दोस्त राहिब, वो भी दोनों पहले इसको मारा है, इतना मारा है जी, मेरे शोहर को बिजली की तार को, अभी भी इसके जिस्म में है वो लगे हुए निशान। ऐसा लगता है कि आपके आपस का ही कुछ झगड़ा है जान जी। पहचान वालों में जी। और उसके नतीजे में उसने आके क्या किया? कब आपके ऊपर तेजाब फेंक दिया? तेजाब 2-3 महीने के बाद फेंक दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था, बच्चे बाहर गए थे, ऐसे मेरे बदतमीज़ी करने लगा मेरे साथ। तो मैं तो चीखने लगी तो उसने जेब से बोतल निकाल दी। जेब से बोतल निकाल के मैं भागती रही कमरे में भागती, लेकिन ऐसे करके उसने मारा तो मेरे ये इधर मुंह पे लग गया है, यहाँ पे ये इधर ये लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये पूरे ऐसे पीठ पे पूरा बदन मुतासर है सर, पूरा जिस्म है, और ये पूरी यहाँ पे ये भी निशान है यार, इधर भी है बहुत मेरे पे। इस पे मैंने पानी डाल दिया, पानी डाल के मैंने चीखने मार रोने लगी बहुत सारी। फिर मेरी बेटी लड़की ने फ़ोन उठा के अपने बाप को फ़ोन किया तो ये आ गया लड़कों को लेकर आ गया। मैंने मुरासलम ने तेजाब फेंका है तो फिर भाग गया। अच्छा, आपने केस किया, अब अदालत में केस है? जी, अदालत में केस है। अच्छा, कब से आप अदालत में केस किया हुआ, कितनी दफ़ा अदालत गए हैं आप, और क्या नतीजा निकल रहा है? नतीजा सर सिर्फ खाली अभी तो पेशियाँ चल रही है। 10 महीने की पहली 2 तारीख को जो है ना वो अंदर है, पहली 2 तारीख से 10 महीने की, अभी तक वो जेल में अभी पेशियाँ चल रही हैं। सर मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ। मैं अकेला कमाने, मेरा दूसरा बेटा है, आपने ये भी देखा होगा, ये रात को ड्यूटी करता है। सिर्फ 2 बंदे कमाने वाले और 7 बंदे खाने वाले हैं सर। ये मकान का किराया 5000 किराया है, सिर्फ खर्चा आ गया है ऊपर मेरे पे 2.5 लाख के करीब सर खर्चा आ गया। फिर भी ये जो है सही नहीं हो रही। अभी आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो है ना ये किसी ये नहीं, इसमें तो प्लास्टिक सर्जरी होगी जिसमें बड़ा वक्त लगेगा। नहीं हो रहा है ना सर, नहीं कर रहे, इतने चक्कर लगा रहे हैं, अस्पताल से भी बहुत चक्कर लगवाया है, हफ्ते मंगल के दिन जाते हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। इनकी भी कहानी दूसरी कहानी से कोई मुख्तलिफ नहीं है, वही आपस का झगड़ा और वही नतीजा कि कहीं से जाके 20-25 रुपए की तेज़ाब ख़रीदी उस आदमी ने और आके बग़ैर सोचे समझे तेज़ाब फेंक दिया। उसके बाद भी आप कहानी सुन रहे हैं, इनकी मुख्तलिफ नहीं है कि ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये तीसरा केस है, इसमें भी चल के पूछते हैं कि इन पे क्या गुजरी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि मिसबा पे क्या गुजरी, कब ये वाक़या पेश आया? सर, ये एक भाई के नाते मैं बता नहीं सकता कि मेरी बहन पे क्या गुजरा होगा और किस तशद्दुद से उसको जलाया गया है। तो हमारी बहन का ये कहना था मिसबा का कि इरशाद, अल्लाह दित्ता और फयाज, इरशाद और फयाज एक दूसरे के भाई हैं और अल्लाह दित्ता उनका कज़न है।
ये दोनों तीनों घर में दाखिल हुए। फयाज़ ने, इरशाद ने मेरी बहन से पूछा, मिसबा से 14 साल की, कि बच्चे कहाँ हैं। उस वक्त लाइट नहीं थी, बच्चे सो रहे थे कमरे में। उसने कहा बच्चे नहीं हैं, बच्चे वो जो अम्मी अब्बू गए वो वहाँ सुलह के लिए गए हैं, बच्चे यहाँ घर पे नहीं है। तो उसने कहा नहीं तुम बच्चे बताओ। उसने कहा नहीं। मेरी बहन को वहाँ पे मारा, उसको खींचा गया उसके बालों से। उसने कहा बच्चे नहीं, वो चीखी भी नहीं। उसने बोला भाई मैं चीखी भी नहीं, अगर मैं चीखती तो बच्चे उठ जाते, मैं चीखी भी नहीं, इसलिए नहीं चीखी ताकि बच्चों को ना ले जाए। उसने अपनी एक हिम्मत दिखाई। उसके बाद उसको तशद्दुद किया गया। जब वो नहीं मानी तो उसको अल्लाह देता और इरशाद ने पकड़ा और फयाद ने लाइटर से आग लगा दी। आग लगा दी। और उस आग के बाद उस बेचारी पे थोड़ी 5-10 मिनट के बाद हमारी बहन फरजाना वहाँ से सब्ज़ी लेती हुई सामने से आई। उसने देखा इरशाद, अल्लाह देता और फयाज वहाँ से भाग रहे थे। जब हमारे एल मोहल्ला इकट्ठा हुआ उसको वो तो हम जैसे आए सामने तो हमने देखा हमारी बहन जली हुई थी। उसके बाद हम अब्बासी शहीद ले गए। अब्बासी शहीद ले आने के बाद हमने फिर उन पर कानूनी कार्रवाई कर दी। वो हमें ये बोला जाता है कि हम क्यों जाएं, मेरे पास होम डिपार्टमेंट के लेटर हैं सिंध के, इन्होंने इजाज़त दी है पुलिस को यहाँ से जाने की, फिर भी पुलिस बोलती है कि हमें पैसे दो। हम गरीब आदमी झाड़ी हमें कभी लगती है, हमें कभी नहीं लगती। हम कितने पैसे मांग रहे हैं? पुलिस वाले कब बोलते हैं हमें 50 से 60 हज़ार रुपये दो कि हम वहाँ से उसको गिरफ्तार करें। सर हमारा कत्ल हुआ है, या वज़ीर आज़म का मोर मर जाते हैं तो उसके लिए 2 SP और मुअत्तल किए जाते हैं, SHO को तबादले किए जाते हैं। मेरी बहन मोर की कीमत भी नहीं लगा सकते सर, मेरी बहन मोर जितनी भी नहीं है सर। ये हमारे हुक्मरानों को नहीं लग रहा कि मेरी बहन की चले, इंसान नहीं, अपने वज़ीर आज़म अपनी मोर जितनी ही समझ लें सर। गरीब है इसलिए सर हमारा कोई तामुन नहीं किया। क्या कोई नहीं सुनता इस मुल्क में गरीब की? हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी ये बच्ची जला दी, 3 बच्चे, हमारी बेटी है, हमारे बेटे का घर उजड़ गया। धमकियाँ देते, मैं बच्चों को बाहर नहीं जाने देती, इस घर का मैं किराया नहीं भर सकती, मैं बच्चों को छपा के इस मोहल्ले में बैठी हूँ जो क्यों हमारे मोहल्ला दिलेर मोहल्ला है, मता मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत जलील थी वजह इन्हें बच्चों के सहारे से सारा दिन मैं काम करती हूँ, इन्हें बच्चों को मैं खिलाती हूँ। ये मेरे हाथों में छाले क्यों भाई, इतना मेरी बच्ची भी जाए, हम कोर्ट कचहरियाँ भी भागें, जब घर का खाने को नहीं हम भागते तो कोर्ट जाए, पेशी में जाएं। मैं एक माँ, मेरे को इंसाफ इन्हें बच्चे का मिल जाए। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, 3 बच्चे को, सतार, मरियम, गफ़ार, इन्हें को इंसाफ मिल जाए। ये बच्चे किसके दर पे खड़े हैं, कोई इन्हें बच्चे की मदद नहीं करता, कोई बच्चे इन्हें को कोई सहारा नहीं मिलता। नवाज शरीफ की अपनी बेटी है, जरदारी साहब की अपनी बेटी है, अल्ताफ भाई की अपनी बेटी है। पहले आपने दिल से हाथ रखो, जो बेटी क्या होती है, गरीब की है या अमीर की है, बेटी बेटी होती है ना। जब अपनी औलाद के दर्द माँ बाप सहे तो कब तक सहता रहेगा। मेरी बहन के साथ, मेरे साथ, मेरे भाई के साथ बहुत उन लोगों ने हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की है, लेकिन मुझे मारते थे, पीटते थे, मैं बर्दाश्त करती थी, मैं उन लोगों के हर जुल्म सहती थी। मेरी भाभी को मेरा माँ बाप खुश रखता था, मुझे मारते पीटते, मैं हर जुल्म बर्दाश्त करती थी, लेकिन उन्होंने ये घटिया हरकत की है। मेरी बहन को जलाया 14 साल। उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनको बच्चे लेने थे तो वो प्यार से भी ले सकते थे, उनको मेरी बहन को जला के उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी बहन को जलते हुए, नहीं हाथों से मैंने उसकी आग बुझा। मेरे क्या कसूर है, मेरी बहन का क्या कसूर था? मैंने उनको, उनके बच्चे को वो करके मैंने रखा हुआ, उस दरिंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी आपसे अपील करूंगा, अगर सुन रहे हैं हुकूमत वाले, कोई IG सिंध या जो भी लोग हैं जो असर रसूख रखते हैं, जिनका ये काम है कि खुदा के वास्ते एक टीम सिंध पुलिस की तश्कील दीजिए, पंजाब पुलिस से रब्ता कीजिए और इस आदमी को वहाँ से पकड़ के लाइए और इन गरीबों को इंसाफ दिला दीजिए। क्या मांग रहे हैं ऐसी चीज़ आपसे? कहाँ से लाएंगे 50-60 हज़ार रुपया कि ये पुलिस के हवाले करें और पुलिस पर टीम लेके जाए और उसके बाद जाने के बाद वहाँ 1.5-2 लाख खा के वापस चली आए? तो खुदा के वास्ते एक टीम बनाइए, उस आदमी को पकड़ के लाइए और हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, हम देखना चाहते हैं कि इंसाफ मिले इन गरीबों को।
आज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में मिलते हैं रफाकत से, जो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता है, लेकिन असल मुसीबत तो उसके बच्चों पे आती है। आम आदमी की मुश्किलात का अंदाज़ा कोई आम आदमी ही लगा सकता है। खासकर ऐसा आदमी जिसका अपना घर भी ना हो और वो कहीं मुलाजमत भी ना कर रहा हो, और इन तमाम मुश्किलात के साथ दिन भर मुशक्क़त करने के बाद बीमार बच्चों और बूढ़े माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी भी अदा करनी हो। इस घर की हालत से इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि इसमें रहने वाले अफराद अपनी जिंदगी के दिन कैसे पूरे कर रहे हैं। मेरा नाम रफाकत है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किराए पे घर पे रहता हूँ। मेरे साथ मेरे वालिद और वालदा भी हैं, और मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे से हमारा घर का निज़ाम चलता है। मजीद मुसीबत ये है कि इसमें रहने के लिए हर माह किसी न किसी तरह 3000 रुपए किराया अदा करने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। जिंदगी बरकरार रखने के लिए बच्चों को कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ता है, मगर ये खाना बाजार के दूध तक ही महदूद है, इसलिए कि ये दूध डॉक्टर ने तजवीज़ किया है। रफाकत ने जिंदगी का बोझ ढोने के लिए रिक्शा स्टार्ट किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन रास्ते भर घर का किराया, बच्चियों का दूध, दवाइयाँ और बूढ़े माँ बाप का ख्याल उसे परेशान करता रहा। ये हैं मरियम के दादा और दादी, जिनके दिल में अपनी पोतियों के लिए हजारों ख्वाहिशें मचलती हैं, मगर वो सिर्फ इनका दिल बहलाकर ही अपने अरमान पूरे करते हैं। मरियम और ज़ैनब की आंखें इनका साथ नहीं दे रही, इसलिए कि इनमें सफ़ेद मोतिया है। माशाल्लाह बिल्कुल इसकी तबीयत बहुत अच्छी थी, लगता भी नहीं था कि ये बीमार है। फिर जैसे जैसे इसकी आंखों, पहले तो इसकी आंखों से पता चला ना कि इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, नज़र नहीं आता है। फिर हम लोग ने डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने कहा इनकी आंखों में सफ़ेद मोतिया है, इनका ऑपरेशन होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। बड़ी बच्ची जो है वो ज़हनी दिमाग का उसका प्रॉब्लम है। छोटी जो है उसको भी हमने दिखाया, उसका भी यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपने लिए खाने पीने या किसी और ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकती। बीमार बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वक्त पर दवाओं का इंतज़ाम भी ज़रूरी है, और इसके लिए उनकी माँ के साथ दादी भी मसरूफ़ रहती है। माँ तो माँ है, और जिस माँ के बच्चे बीमार हों उसके दिल का हाल तो खुदा ही जानता है। वो घर की सफाई कर रही हो या कोई और काम, सिवाय बीमार बच्चों के उसके जहन में और कोई ख्याल नहीं होता। मामा कैसे लगाया उसे?
ज़ैनब दूध और केले के अलावा कुछ नहीं खाती, मगर क्या करे, केलों की कीमत भी उसकी पहुंच से दूर है। लिहाजा दर्जन के बजाय 2-4 केले खरीदने के बाद वो मायूसी से घर की जानिब चल पड़ता है। छोटी बच्ची वो फ्रूट केला खाती शौक से, केले इतने महंगे हो गए, 50 रुपए का दर्जन हो गया, तो वो 10 रुपए के 20 रुपए के मैं 2-3 ले लेता हूँ, उसी को बच्ची को खिला देते हैं। ये बोल नहीं सकते कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें चप्पल चाहिए, लेकिन ये जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ये बच्चे कर नहीं सकते। इनको मुंह में कुछ डाल दो तो खा लेते हैं, नहीं डालो चुप करके पड़े रहते हैं, मांगते नहीं हैं। तो ये लो मरियम के लिए नहीं लाए? मरियम के कल परसों तो लेके आया सारा राशन पानी, वो खिलाया मैंने उसको, अब खत्म हो गया, मैं दोबारा मंगाने तो थे ना आपसे। यार हाथ दोगी, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। घर की जरूरतों का तकाजा लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है, जिसका जवाब रफाकत के पास सिवाय इसके और कुछ नहीं होता कि वो ये सब कुछ कहां से लाए। तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। हाथ धोगी यार, कम से कम 10-12 दिन निकाले, आपकी मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, आपसे नहीं होता तो मैं खुद ही कर लूँगी, घर में ही बैठे हैं। बड़ी बेटी जो है वो दूध के अलावा कुछ और नहीं खाती पीती, सिवा दूध के अलावा। दूध और सिरिलैक्स ये दोनों मिला के हम खिलाते हैं। ये है रक्शे का मालिक। इसने 350 रुपए रोजाना के एवज उसे अपना रक्षा चलाने के लिए दे रखा है। जिंदगी के तमाम तकाजों की तरह रक्शे के मालिक का तकाजा भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो रोजाना अपना मुनाफा लेने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और तब तक वापस नहीं जाता जब तक रफाकत वापस ना आ जाए। ठीक ठाक, ठीक ठाक। क्या हुआ यार, भाड़ा नहीं पहुँचाया, 2-3 दिन हो गए। यार आपको पता है एक हड़ताल गुजरी है, फिर सीएनजी बंद हो गई है। सीएनजी बंद तो आए दिन तुम्हारा यही ड्रामा चल रहा, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी कोई मसला, कभी कोई पीछे वाला भी 4000 रहता है। तुम रोज के ये ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें मुझे वापस दे दो, मैं किसी और को दे देता हूँ। यार पता मसला कि आपके सामने घर भी है, आप मेरे हालात भी देख रहे हो यार, मैं आपको वो तो सही मसला, हालात सबके खराब हैं, किसके सही है। चलो मेहरबानी करो यार, अभी मैं इंशाल्लाह तो आपको दे दूँगा। सही है भाई? कब तक? चलो आप देखो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको करके दूँगा। हाँ नहीं तो फिर मुझे रश्का वापस दे देना, तुम्हारा नहीं सेटअप। चलो सही, ओके। रफाकत गली में खेलते बच्चों को देखकर जहां खुश होता है, वहीं ये सोचकर उसका दिल खून के आंसू रोता है कि काश उसकी बच्चियां भी इन बच्चों ही की तरह खेल कूद सकें। रिक्शे में आम पैसेंजर ही नहीं बल्कि ऐसे बच्चे भी सवार होते हैं जिन्हें स्कूल जाना होता है। इन बच्चों को देखकर रफाकत के दिल में ख्याल आता है कि काश उसकी बीमार बच्चियां भी इन बच्चों की तरह स्कूल जाएं।
सिर्फ घर के अखराजात पूरे करने के लिए ही उसे उसकी बीवी का फोन नहीं आता, बल्कि बाज़ दफा जब बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब हो तो उसे बताया जाता है, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर रक्षे को घर की तरफ भगाना शुरू कर देता है। और जितना जल्दी हो सके बच्ची को डॉक्टर के पास ले आता है। मेरे दिमाग में यही होता है कि ये सब जो है मैं कैसे करूँगा। 700-800 रुपये जो मैं लेके जाता हूँ वो तो रोज़ाना का ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा दिन मेरे जहन में यही बात रहती है कि मैं बच्चों का कैसे करूँगा, आने वाला मुस्तकबिल जो वो कैसे संभालूँगा। शिकारपुर के हौलनाक वाक़े के बाद हमारी टीम वहां पहुंची और लवाहिकीन से उनका हाल पूछा। हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो ऐलान ही है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई पूछने तक नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं हुआ अभी हुकूमत की तरफ से। मैं ज़ख्मी हुआ हूँ इसमें हादसे में, तो मेरा कान भी फट गया है, मुझे चोट आई है और दिल का भी मसला हो गया है इसकी वजह से। तो हुकूमत अब तक कुछ नहीं कर रही है हमारे साथ। एक बड़ी नाअहली और जो कोताही नज़र आई वो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ कोई इंतज़ामात नहीं थे, एम्बुलेंसें मौजूद नहीं थी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो थे ही नहीं, और जो डॉक्टर यहाँ तैनात थे उनमें से ड्यूटी पे भी फ़कत 2 डॉक्टर मौजूद थे, और एमएस भी काफ़ी नाअहल साबित हुए इस पूरे सानहे में। वो भी काफ़ी देर के बाद वो पहुँचे, हालांकि इतना बड़ा सानहा था। आज तक उन लोगों को कोई 1 रुपया नहीं मिला। जो गवर्नमेंट ने उनके लिए कहा कि हम लवाहिकीन को ये देंगे, मगर आज तक ये वादा किसी ने भी पूरा नहीं किया। मुझे कातिल जो खपने, मुझे नवीदा जो हक थे, मुझे नवीद टुकर थी भरी वया। अल्लाह मुझी बसा जो दारो कई, मुझे कातिल खपने। 20 लाख चाहिए तो मिलता, असा रुपयो भी न मिले हुआ। ये भेड़ बकरियों की तरह गवर्नमेंट देखती है आम आदमी को। बस ऐसे 2 दिन गुजर जाएंगे, 4 दिन गुजर जाएंगे, कोई और वाक़या हो जाएगा, फिर इस वाक़े को भूल जाएंगे। आइम अली शाह साहब ने जो ऐलान किया ज़ख्मियों को 2-2 लाख मिलेंगे, और रात की तारीखी में कि जो शहीद हो गए उनके लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। और इत्तेफाक देखिए कि वहाँ वज़ीर आला साहब भी पहुँच गए और लवाहिकीन में चेक्स बांटे। खुदा खुदा करके सिंध के वज़ीर आला जब साने शिकारपुर के मुतासिरीन से अपना वादा पूरा करने के लिए एक काफिले के साथ पहुँचे तो वहाँ पर हू का आलम था, और उनकी आमद पर वहाँ के शहरियों को शायद अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी। हिफाजती इंतजामात से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उनकी आमद पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कि परिंदा भी पर न मार सके, इस बात की मुकम्मल नफी करती है कि जब अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाला अवामी नुमाइंदा भी अवाम की मुश्किलात को हल ना कर सके और उनसे मिलकर उनकी शिकायत ना सुन सके, तो वो अवामी नुमाइंदा नहीं कहला सकता। इसके बावजूद उन्होंने कुछ लोगों में इमदादी चेक तकसीम किए और वहाँ से रवाना हो गए। मगर इन चेक्स के बांटने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ नाकारकर्दगी ही नहीं बल्कि शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। सानेहा शिकारपुर में जाँ-बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए सिंध हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान किया था। वजीर आला सिंध ने सानेहा शिकारपुर के लवाहिकीन में
फी कस 20 लाख रुपए के चेक तकसीम भी किए थे। ताहम सिंध हुकूमत के ये चेक बाउंस हो गए। ये शोहदा शिकारपुर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, जिसके बाद लवाहिकीन में हुकूमत के लिए शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि हुकूमत के नुमाइंदे जाके चेक्स बांट देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि खजाने में कुछ है कि नहीं है। एक चेक का बाउंस होना इलीगल है, ये आप खूब और बखूबी जानते हैं। दूसरी बात, इन गरीबों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इनके जख्मों पर नमक तो न छिड़किए। वज़ीर आज़म साहब ने महलों के आराम और आसाइश को छोड़कर एक छोटे से घर में रहने को तरजीह दी। अरे नहीं साहब, ये हमारी बात नहीं हो रही है, बल्कि यूक्रेन की बात हो रही है, जो यूरोप का एक मुल्क है। हम जब अपने मुल्क के वुज़रा की शहाना जिंदगी देखते हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। बड़े ओहदों पर बैठे सरकारी अफसरान को ही देख लीजिए और उनके जेर इस्तेमाल गाड़ियों के साथ उनकी रिहाइश पर नजर दौड़ाइए तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारे मुल्क की मुआशी हालत इतनी खराब क्यों है। लेकिन यूक्रेन के नौ मुंतखब वजीर आजम ने अपने मुल्क के रिवायती हुक्मरानों की शहाना जिंदगी और ठाट बाट को ठुकराते हुए रिवायत से बहुत हट कर फैसला किया और विजारती महल में रहने की बजाय अपने जाती घर में रहने का ऐलान कर दिया। ये बात सिर्फ उनके ऐलान तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने घर की एक वीडियो फिल्म बनाकर मीडिया पर पेश कर दी ताकि अवाम को इस बात का एतबार भी आ सके। All are nicely decorated, but the biggest standout features इस घर के 3 कमरे हैं जो अच्छे तर्ज तामीर के हामिल हैं, मगर इनकी हालत देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इनमें किसी वजीर आजम का खानदान रिहाइश पजीर है। इस घर में एक पियानो भी मौजूद है, मगर इसका साइज इतना बड़ा नहीं जितना के साबिक वजीर आजम के महल में रखा हुआ शहाना तर्ज की अक्कासी करता हुआ बहुत बड़ा पियानो। जिस मुल्क में एक आम आदमी को इंसाफ ना मिलता हो, उस मुल्क में इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तौकीर चुगताई के अल्फाज मुलाहिजा कीजिए। कातिल भी रहेंगे यहाँ, डाकू भी यहीं होंगे, इंसाफ के मिलने तक हम जिंदा नहीं होंगे। कब्जा हो जाएगा घर बार पे, दौलत पर इल्जाम लगाएंगे सब अपनी ही किस्मत पर। लुट जाएगी एक एक शय कमजोर विकालत पर, अनदेखे हाथों में इंसाफ के पुतलों ने बदनाम इंसाफ किया इंसाफ के पुतलों ने। इंसाफ मिलेगा तब जब जुल्म नहीं होंगे, आम आदमी के साथ ही जब तख्त नशीं होंगे।